गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सराफत अली और हम पढ़ रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स बीएससी थर्ड ईयर, हमारी पेपर फर्स्ट, और इसमें हमारी यूनिट चल रही थी सेकंड श्रोडिंगर अवकल समीकरण। इसके अंतर्गत जो हमने स्थिर ऊर्जा वक्र से रिलेटेड जो हमारी समस्या चल रही थी उसमें हमारा तीसरा टॉपिक हमने एक वी में पढ़ लिया था, 3V में पढ़ ली थी। हमारी चल रही थी विभव सीढ़ी। विभव सीढ़ी के अंतर्गत हमने पिछली दो कक्षाओं में हमने इनके गुणांकों के मान फाइंड किए हैं। विभव सीढ़ी के अंतर्गत हमने पहले तो क्या किए थे, इनके फलन फाइंड किए थे। फिर फलन फाइंड करने के बाद हमने इनके लिए फलन फाइंड किए। फिर उसके बाद हमने धारा घनत्व का मान इनके लिए फाइंड किया। फिर हमने गुणांक फाइंड किए थे। हमने एक गुणांक तो हमने फाइंड कर लिया था, दूसरा बाकी था। हमने जो चीज़ें हमने लास्ट कक्षा में पढ़ी, मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ। हमने जो आपतित प्रायिकता धारा घनत्व फाइंड किया था, उसको हम एस आई इंसिडेंट या जे आई से डिनोट करते हैं। वो हमारे पास आया था मोड ए का स्क्वायर वी। ठीक है। फिर सेकंड हमने जो फाइंड किया था वो था प्रावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व। वो हमारे पास हम उसको एस आर रिफ्लेक्टेड या जे आर रिफ्लेक्टेड प्रायिकता धारा घनत्व है, वो हमारे पास आया था माइनस का मोड बी स्क्वायर वी। फिर जो हमने थर्ड प्राप्त किया था वो था, हमने पिछली क्लास में फाइंड किया था पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व। उसको हम ट्रांसपोज टी से डिनोट करते हैं। जे टी बराबर जो हमारा आया था वो आया था 0। ये हमारे पास तीन मान हमें फाइंड हुए थे। इसके बाद हमने पिछली क्लास में जो परावर्तन गुणांक का मान हमने फाइंड किया था। जो हमारे क्लास में टॉपिक था वो था परावर्तन गुणांक, या हम बोल सकते हैं परावर्तित गुणांक। ये परावर्तित गुणांक को हम आर से डिनोट करते हैं। इसका मैंने बताया था कि जो परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व है और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व है, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? परावर्तन गुणांक कहलाता है एस आर अपॉन जे आर का मापांक जो होता है वो क्या कहलाता है? परावर्तन गुणांक कहलाता है। और इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी सॉल्यूशन करने पे नहीं आई थी, एक आई थी। हमने परावर्तन गुणांक का मान जब हमने फाइंड किया था तो हमारे पास एक आया था। आज हमें दूसरा गुणांक फाइंड करना है, वो है पारगमित गुणांक। क्या? पारगमित। अब पारगमित गुणांक क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा है परावर्तन गुणांक है वो होता है कि परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व है और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व का मापांक, अनुपात का मापांक क्या कहलाता है? परावर्तन गुणांक कहलाता है। इसे आर से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार जो पारगमित गुणांक होता है वो होता है पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व है। इन दोनों का अनुपात का मापांक क्या कहलाएगा? पारगमित गुणांक कहलाएगा, पारगमित गुणांक कहलाएगा। आपको ये डेफिनेशन याद भी रखनी है, आगे भी हमें एक काम आने वाली है। ये जो हम विभव सीढ़ी पढ़ रहे थे, इसका हम फर्स्ट केस पढ़ रहे थे, वो कब? जब ई का मान क्या हो? v 0 से छोटा हो। उस कंडीशन में हमने पढ़ रहे थे ई का मान क्या हो? जब v 0 से छोटा हो। सेकंड केस और हमें पढ़ना है, वहां पर भी हमें ये सब चीजें निकालनी है। प्रायिकता धारा घनत्व निकालना है, परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व निकालना है, पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व निकालना है, परावर्तन गुणांक का मान भी फाइंड करना है, पारगमित गुणांक का मान भी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास परावर्तन गुणांक का मान 1 आया। अब हम आज पढ़ रहे हैं पारगमित गुणांक। पारगमित गुणांक क्या होता है? मैंने अभी अभी आपको बताया था कि पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व के अनुपात का मापांक क्या कहलाएगा? पारगमित गुणांक कहलाएगा। पारगमित गुणांक को हम टी से डिनोट करते हैं। टी मतलब पारगमित मतलब ट्रांसमिटेड से हमारे पास यहाँ क्या लेगा? टी लिया गया। पारगमित को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसमिटेड, और ट्रांसमिटेड से हमारे पास क्या लेगा? टी लिया गया। इसको किससे डिनोट करेंगे? टी से परावर्तन गुणांक, रिफ्लेक्शन। आर से वहां से आर लिया गया और आर को किससे डिनोट करते हैं?
परावर्तन गुणांक को डिनोट करते हैं। तो पारगम्यत गुणांक की डेफिनेशन लिखिए। पारगम्यत प्रायिकता धारा घनत्व तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व के अनुपात का मापांक के अनुपात का मापांक पारगम्यत गुणांक क्या कहलाता है? पारगम्यत गुणांक कहलाता है। और पारगम्यत गुणांक को किससे डिनोट करते हैं? हम T से डिनोट करते हैं। पारगम्यत गुणांक को T से व्यक्त अर्थात T क्या होगा? या पारगम्यत गुणांक या पारगम्य गुणांक हमारे पास क्या होगा? पारगम्यत प्रायिकता धारा घनत्व बट्टे आपतित प्रायिकता धारा घनत्व और इनका अनुपात, या हम T बराबर लिख सकते हैं ST अपॉन SI का मापांक। और हमें ST और I की वैल्यू पता है। ST की वैल्यू कितनी होती है? 0 बटे SI की वैल्यू क्या है? मोड A का स्क्वायर V। ये वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। T बराबर क्या आ गया? 0। अतः हम क्या कह सकते हैं कि पारगम्यत गुणांक का मान कितना होता है? 0 प्राप्त होता है। ठीक है, आगे लिखिए। उपरोक्त प्रतिबंध से स्पष्ट है कि V0 के लिए पारगमन गुणांक का मान 0 प्राप्त होता। पारगमन गुणांक का मान कितना हो रहा है? 0 प्राप्त हो रहा है। और परावर्तन गुणांक का मान कितना प्राप्त हो रहा था? हमारे पास पारगमित या पारगमन एक ही बात है। परावर्तन गुणांक का मान 1 प्राप्त हो रहा है और पारगमित गुणांक का मान 0 प्राप्त हो रहा है। अतः कण की जो कुल प्रायिकता होगी वो क्या होगी? परावर्तन गुणांक प्लस पारगमन गुणांक। अतः कण की कुल प्रायिकता, कण की जो कुल प्रायिकता होगी वो हम P से डिनोट करेंगे। वो होती है R प्लस T। इसकी वैल्यू 1 प्लस 0। अतः P बराबर इतना आ गया 1। तो कण की जो कुल प्रायिकता होगी P बराबर क्या होगा? 1 हमारे पास प्राप्त हो गई। कण की कुल प्रायिकता P बराबर 1। अब जो इस हमारे पास ये जो गुणांक का मान आया है ये क्लासिकल मैकेनिक्स को तो क्या करता है? संतुष्ट नहीं कर पाता है। कैसे?
क्लासिकल मैकेनिक्स तो संतुष्ट करता है, लेकिन हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसको संतुष्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हम वो लिखेंगे अभी, हमारा जो नया टॉपिक होगा वो यही होगा कि क्वांटम यांत्रिकी की व्याख्या, क्वांटम यांत्रिकी क्या कहती है। या तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार तो क्या होता है, इसकी प्रायिकता सही है, टी बराबर क्या रहा है, 0 आ रहा है, लेकिन ये क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार ये संबंध सही नहीं है। तो उसके लिए एक छोटा सा पॉइंट लगा लीजिए, वो हम पढ़ेंगे। परावर्तन गुणांक का मान 1 और परावर्तित गुणांक का मान 0, पारगम्यता गुणांक का मान 0, या पारगम्यता गुणांक का मान कितना आ गया मेरे पास, 0 आ गया। परावर्तन गुणांक किसको कहते हैं, परावर्तित प्रायिकता धारक घनत्व और आपतित प्रायिकता धारक घनत्व के अनुपात का मापांक क्या कहलाएगा, परावर्तन गुणांक कहलाएगा। और पारगम्यता गुणांक किसे कहते हैं, पारगमन गुणांक किसे कहते हैं, पारगमिक प्रायिकता धारक घनत्व और आपतित प्रायिकता धारक घनत्व के अनुपात का मापांक क्या कहलाएगा, पारगमन गुणांक कहलाएगा। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं, टी मतलब ट्रांसमिटेड। और इसका मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ है। और तो कण की जो कुल प्रायिकता होगी वो परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक का ऐड होगा, वो कितना है हमारे पास, 1। तो किसी कण की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। कब, E लेस देन V0 के लिए। अब क्वांटम मैकेनिक्स की व्याख्या। अब देखो क्वांटम यांत्रिकी क्या कहते हैं, किसी भी कण की व्याख्या करने के लिए एक अवस्था फलन की आवश्यकता होती है या एक तरंग फलन की आवश्यकता होती है। और उस तरंग फलन के परिमाण का वर्ग क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाती है। क्या कहलाती है, तरंग फलन का परिमाण है वो प्रायिकता कहलाती है। और हमारे पास जो तरंग फलन था साई सेकेंड, उसके लिए हमारे पास अगर हम उसकी प्रायिकता निकालेंगे तो हम वहाँ से साई निकाल सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, जो प्रायिकता तरंग फलन था हमारा, पारगमन तरंग फलन था, उसके लिए हम उसकी प्रायिकता हम फाइंड कर सकते हैं। और उस तरंग फलन की प्रायिकता से हमें ये फाइंड होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार द्वितीय क्षेत्र में अंदर के कण के पाए जाने की प्रायिकता होगी, कण का पारगमन होगा, कण का पारगमन होगा। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स क्या करती है, ये नहीं मानते, क्लासिकल मैकेनिक्स उस पारगमन को नहीं मानती है। ठीक है, तो वही लिखना हमें कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या मानती है, किसी भी कण की व्याख्या करने के लिए एक अवस्था फलन की आवश्यकता होती है। और वह अवस्था फलन क्या होता है, तरंग फलन होता है। साई जो हम तरंग फलन लेते हैं वो आवश्यक होता है। और उस तरंग फलन का परिमाण का वर्ग है वो क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। हम वो प्रायिकता भी हम फाइंड करेंगे। और वहां से हमें स्पष्ट होता है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत कण का क्या होता है, पारगमन होता है। कण के पाए जाने की प्रायिकता होती है, 1 होती है। और कण का क्या होता है, पारगमन होता है। कब, E लेस देन V0 के लिए। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स इसका विरोधाभास करती है। तो हमें ये लिखना कि लिखिए क्वांटम मैकेनिक्स की व्याख्या के अंतर्गत हम जानते हैं कि क्वांटम यांत्रिकी में हम जानते हैं कि क्वांटम यांत्रिकी में, क्वांटम यांत्रिकी में किसी कण की यांत्रिकी में किसी कण की व्याख्या करने के लिए, किसी कण की में किसी कण की व्याख्या करने के लिए अवस्था फलन की, अवस्था फलन की आवश्यकता होती है। व्याख्या करने के लिए अवस्था फलन की आवश्यकता होती है तथा यह अवस्था फलन तरंग फलन होता है, तथा यह अवस्था फलन तरंग फलन होता है।
ये जो अवस्था फलन लेते हैं वो हम क्या लेते हैं, तरंग फलन लेते हैं, हम क्या लेते हैं, साई लेते हैं। तथा तरंग फलन के परिमाण का वर्ग, ये चीज हमने जब श्रोडिंगर अवकल समीकरण का मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी उस समय लिखवाई थी कि तरंग फलन के परिमाण का वर्ग क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। तरंग फलन के परिमाण का वर्ग प्रायिकता 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 कहलाती है, प्रायिकता कहलाती है। अत्यद्वितीय कण में क्षेत्र की द्वितीय कण द्वितीय क्षेत्र में सेकंड में क्षेत्र में कण की प्रायिकता। देखो हमने जो साइज सेकंड निकाला था वो हमारे पास क्या आया था, डी ई की पावर माइनस k1 x, ये हमारे पास पारगमन का फलन था, पारगमन गुणांक था। तो हम ये लिख सकते हैं कि p जो होगा वो क्या होगा, हम लिख सकता हूँ मैं साई ट्रांसमिटेड इसके परिमाण का वर्ग, या इसको मैं लिख दूँ डी ई की पावर माइनस k1 x का वर्ग। वो वैल्यू कितनी आएगी, p बराबर हमारा आएगा d का स्क्वायर e की पावर माइनस 2k1 x, क्या आ गया, डी स्क्वायर e की पावर माइनस 2k1 x हमारे पास आ गया। और ये हमारे पास द्वितीय क्षेत्र के लिए हमारे पास जो तरंग फलन आया था वो था, और तरंग फलन का परिमाण का वर्ग क्या कहला रहा है, प्रायिकता कहला रहा है। तो इस समीकरण से स्पष्ट है कि द्वितीय क्षेत्र में जो प्रतिबंध केंद्र कण की प्रायिकता क्या होती है, कण के पाए जाने का अस्तित्व होता है, और उस कण का क्या होता है, पारगमन होता है। प्रायिकता फलन के लिए सेकंड के लिए हमने निकाला पारगमन गुणांक है, ये पारगमन फलन है। तो उसके लिए ये बात क्या सत्य है, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स ये नहीं मानती, शिक्षामत भौतिकी ये चीज नहीं मानती। तो लिखिए, अतः स्पष्ट है कि क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार, अतः स्पष्ट है कि क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार द्वितीय क्षेत्र में प्रतिबंध कौन सा है, E लेस देन V0 के लिए, E लेस देन V0 के अंतर्गत कण के पाए जाने की प्रायिकता होगी। ये प्रायिकता है हमारे पास कण के पाए जाने की प्रायिकता होगी, अर्थात कण का पारगमन होगा। क्या होगा, कण का पारगमन होगा, पारगमन फलन है हमारे पास, तो कण का क्या होगा, पारगमन होगा, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स का विरोधाभास, जो कि, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स ऐसा नहीं मानती, जो कि चिरचिम्मत भौतिकी का विरोधाभास क्या है, विरोधाभास है। इसके लिए एक ग्राफ है, मैं वो आपको बना के दिखाता हूँ। ये था हमारा x इक्वल 0 के लिए, इस पर स्पीड बचाकर ये थी इनफाइनाइट चौड़ाई की, हमारे पास विभव हो देगा, ये था हमारा V0, और कण के
हमारा ये क्या था, परिमित विभव क्षेत्र था। ये साई सेकेंड के लिए था और हमारे पास वी एक्स का मान यहाँ पे क्या था, v0 था। और ये किसके लिए था, e लेस देन v0 के लिए। और इस पर नीचे वाले पे कौन सी राशि है, एक्स एक्स। ये नियत विभव रोधिका वी एक्स इक्वल v0 के लिए। और किसके लिए, जब हमारा केस फर्स्ट था e लेस देन v0 के लिए हमारे पास, ठीक है। और यहाँ से हमें ये मिलता है कि कण के पाए जाने की प्रायिकता होगी और कण का क्या होगा, पारगमन होगा। लेकिन जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स है, वो ये नहीं मानती, वो नहीं मानती कि वहाँ पर कण उपस्थित होगा, प्रायिकता मानती नहीं, ठीक है। ये था आपका विभव सीडी के अंतर्गत जब क्या हो, E लेस देन V0 हो। जब हमने विभव सीडी पढ़ी थी तो हमने वहाँ पे देखा था एनर्जी दो भागों में है, या तो V0 से कम हो और दूसरी क्या हो, V0 से ज़्यादा हो। हमने V0 से कम के लिए तो हमने फलन और गुणांकों के मान फाइंड कर लिए, हमें पता चल गया कि कण के पाए जाने की प्रायिकता होगी जब क्या हो, एनर्जी का मान क्या हो, विभव रोधिका से क्या हो, अधिक हो। क्या हो, नियत विभव रोधिका से हमने परिमित विभव रोधिका के लिए V0 लिए, इससे अधिक हो, तो उस कंडीशन में ये जो कण है किस प्रकार वेरी करेगा, कण किस प्रकार वेरी करेगा। तो विभव सी डी ई लेस देन V0 के लिए तो हमने कैलकुलेशन सारी कर लिया है, सारे गुणांकों के मान फाइंड कर लिया, परावर्तन गुणांक, पारगमित गुणांक का भी मान हमने फाइंड कर लिया है। एक के लिए 0 आया, एक के लिए 1 आया, और हमने फलन भी प्राप्त किए, प्रायिकता धारा घनत्व भी हमने फाइंड किए। इसी प्रकार अब हमें किसके लिए फाइंड करना है, जब ए का मान क्या हो, V0 से ज़्यादा, क्या हो, V0 से ज़्यादा हो, उस कंडीशन में विभव CD के अंतर्गत उपस्थित कण है उसका स्थितिज ऊर्जा वक्र किस प्रकार वेरी करता है, वो हम अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक लगा लीजिए, E ग्रेटर देन V0 के लिए। ये हमारा पे इस विभव सीडी का एक पोर्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। E लेस देन V0 के लिए अभी हम पढ़ेंगे सेकंड, यदि क्या हो, E का मान क्या हो, V0 से ज़्यादा हो, उस कंडीशन में किस प्रकार ये समीकरण आएंगे। यहाँ पे लेस देन V0 के लिए तो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, लगभग हो करवा दिया मैंने। अभी हम पढ़ेंगे ग्रेटर देन के लिए। केस सेकेंड, यदि E का मान क्या हो, V0 से ज़्यादा हो, क्या हो, तो वही चीज़ें, वही हम समीकरण यूज करेंगे। कौन से समीकरण यूज करेंगे, समय नास्तिक समीकरण यूज करेंगे। अब हमें विभव सीडी जब हमने पढ़ी थी तो हमने बताया था कि उसका परिमित विभव क्षेत्र कितना है, V0 है। और वहाँ पर हमने जिसकी चौड़ाई क्या ली थी, हमने अनंत ली थी, और विभव रोधिका पर एक कण आपको पता है जिसका द्रव्यमान क्या m है, एनर्जी E है। तो कण की विभव रोधिका V0 से अधिक है, जो कण की जो ऊर्जा है वो क्या, विभव रोधिका V0 से अधिक है। उस कंडीशन में जो कण की जो समीकरण है, तरंग फलन है, वो किस प्रकार आती है, तो वही लिखें। विभव सीडी वक्र से स्पष्ट है कि जब शुरू में हमने विभव वक्र पढ़ाया था, वो ये बताया था कि ये एक विभव वक्र है, ये वी एक्स, ये एक्स इक्वल 0 पे, इधर इनफाइनाइट, इसकी चौड़ाई क्या है, अनंत है। यहाँ पे इसका मान साई सेकेंड, इधर क्या था, साई फर्स्ट था। और इसके लिए वी एक्स का मान जो क्या था, V0 था, नियत विभव रोधिका ली थी हमने। E लेस देन V0 के लिए पढ़ लिया, अब सेकंड के लिए ये पढ़ रहे हैं। तो हम मान लेते कोई कण m है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है, और उसकी एनर्जी का E है, और वहाँ पर हम ये मानेंगे जो ऊर्जा E है वो विभव रोधिका से क्या है, अधिक है, क्या अधिक है। उस कंडीशन में हमारे पास जो तरंग फलन है वो क्या प्राप्त होते हैं दोनों क्षेत्रों के लिए। प्रथम क्षेत्र के लिए हमारे पास वी एक्स का मान कितना था, 0 था, और इसके लिए नियत परिमित विभव रोधिका V0 थी, इसके लिए 0 था, साई जो था ये अक्स लेस देन 0 के लिए, ये अक्स लेस देन 0 के लिए, ये ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास दो क्षेत्र थे। फर्स्ट जहाँ पर अक्स का मान 0 से छोटा, दूसरा अक्स का मान 0 से बड़ा। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान 0, और यहाँ पर इसकी ऊर्जा का मान क्या था, नियत था, V0 था। इसके लिए जो तरंग फलन लेंगे वो साई फर्स्ट लेंगे, इसके लिए तरंग फलन लेंगे वो साई सेकेंड लेंगे। हमें ये बातें ही लिखनी है, लिखो।
विभव वक्र से स्पष्ट है कि यह विभव सीडी वक्र से विभव सीडी वक्र से स्पष्ट है कि द्वितीय क्षेत्र में नियत विभव रोधिका V0 है। नियत विभव रोधिका V0 है जिसकी चौड़ाई अनंत है तथा इस विभव रोधिका पर एक कण आपतित होता है तथा इस विभव रोधिका पर एक कण आपतित होता है माना उसका द्रव्यमान m तथा ऊर्जा E माना उसका द्रव्यमान m तथा ऊर्जा E है तथा कण की यह ऊर्जा की विभव रोधिका V0 से अधिक है। ये तो हम अब देख ही रहे हैं कि हमने किसके लिए लिया है, E का मान क्या V0 से अधिक है तो वही लिखा, माना उसका द्रव्यमान m है तथा ऊर्जा E है और कण की जो ये ऊर्जा E है वो क्या विभव रोधिका V0 से अधिक है। अर्थात जब हम पहले पढ़े थे तब हमने लेस देन के लिए पढ़ा था। अब यहाँ पर ये जो कण है वो समय अनाश्रित है, समय पर डिपेंड नहीं करता। ये जो ऊर्जा है समय पे डिपेंड नहीं करती क्योंकि स्थितिज ऊर्जा वक्र में परिभाषित विभव समय पर निर्भर नहीं करता। स्थितिज ऊर्जा वक्र में परिभाषित विभव समय पर निर्भर नहीं करता है। देखिए कैसे, हमारे पास ये था x इक्वल 0 के लिए, इधर क्या था vx का मान 0, vx का मान v0। यहाँ ये समय के अनुसार चेंज नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा वक्र में जो विभव है वो क्या है, समय पे डिपेंडेबल नहीं है। तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे, समय अनाश्रित समीकरण का यूज करेंगे। अतः समय या लिख सकते हैं काल अनाश्रित श्रोडिंगर अवकल समीकरण से। काल अनाश्रित श्रोडिंगर अवकल समीकरण क्या होती है, h कैरेट साई बराबर ई साई, जहाँ पर h कैरेट क्या है, हेलेम्टोनियम संकारक है और उसकी वैल्यू क्या होती है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v कैरेट आर, ये होती है। वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, अतः माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v कैरेट आर साई बराबर ई
ये हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। हमारे पास ये काल अनाश्रित समीकरण आती है, हमें अनाश्रित समीकरण आती है। अब हम यहाँ पर हमारे पास दो क्षेत्र थे, एक तो जिसमें विभव क्षेत्र का मान क्या था 0 था, दूसरा जिसमें विभव क्षेत्र का मान 0 नहीं था। हम उन दोनों के लिए हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए या अगर हम इसको x अक्ष दिशा में लें, x अक्ष दिशा के लिए वो कितना होगा -h²/2m। डेल स्क्वायर का क्या होगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। सिर्फ x डायरेक्शन ले रहे हैं, डेल स्क्वायर का संकारक है तो क्या होता है उसकी वैल्यू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। सिर्फ हम x डायरेक्शन में ले रहे हैं तो वेलोसिटी एक वी में होती है, तो वहां पर हम सिर्फ एक डायरेक्शन ले रहे हैं, x डायरेक्शन ले रहे हैं प्लस v कैरेट x साई इक्वल ई साई। ठीक है, ये समीकरण आ गए। अब हम क्षेत्र लेते हैं, दो क्षेत्र लेते हैं हम, एक तो जब इसी ऊर्जा का मान देना 0 हो, दूसरा नियत विभव रोधी का v0। तो फर्स्ट क्षेत्र के लिए प्रथम क्षेत्र क्या होता है x लेस देन 0, 0 से लेस देन के लिए साई का मान क्या होगा, साई फर्स्ट होगा, और v अक्ष का मान क्या होगा हमारे पास 0 होगा। ये था हमारा प्रथम क्षेत्र, और प्रथम क्षेत्र के लिए हम ये फाइंड करेंगे। प्रथम क्षेत्र के लिए हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे इस समीकरण में, तो अतः ये क्या आएगा -h कट का स्क्वायर h कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसका vx का मान कितना हो गया 0 हो गया, साई की जगह साई फर्स्ट ई साई और फर्स्ट। ठीक है, यहाँ से इस समीकरण को सोल्व करेंगे क्या आएगा माइनस का h कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई फर्स्ट अपॉन डेल एक्स, ये तो 0 हो गया, इक्वल क्या हमारे पास ई साई फर्स्ट। ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास ये समीकरण आ जाएगी -h कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई फर्स्ट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस का ई साई फर्स्ट इक्वल 0। अगर हम पूरी समीकरण में -h कट स्क्वायर अपॉन 2m का डिवाइड कर दें तो ये तो हमारे पास क्या बचेगी डेल स्क्वायर साई फर्स्ट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा ई साई फर्स्ट मल्टीप्लाई 2m अपॉन h कट का स्क्वायर, या यहाँ पे माइनस रख लो और ये माइनस का जाएगा डिवाइड में, इक्वल क्या आ गया 0 आ गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास समीकरण आएंगे डेल स्क्वायर साई फर्स्ट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 2m ई अपॉन h कट का स्क्वायर साई फर्स्ट इक्वल 0। हमारे पास क्या आएगी ये समीकरण आएगी। ठीक है, किसके लिए प्रथम क्षेत्र के लिए। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का हम नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू।